our next topic is some conclusions or some questions related to the interference, some important questions, and now we will discuss about the conclusion. The first important thing जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस के बारे में है, द फर्स्ट थिंग इज दैट कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. ओके, दिस इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. व्हाट इज द कंडीशन सस्टेन्ड? अभी तो पहली चीज़ आपने देखी ड्यूरिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कि किस इंटरफेरेंस के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज द कोहेरेंट सोर्सेस, फर्स्ट थिंग. ठीक है, और इनके अलावा इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. फर्स्ट, टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पहले भी डिस्कस किया है. सेकेंड, टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक. इन द वेरी बिगिनिंग S was the monochromatic source of light, right? Third, coherent sources must be close to each other. The two slits S1 S2 जो हमने लिया था, they are very close to each other. That is, हम इसको यहाँ भी इस तरह से भी ले सकते हैं कि small d was the distance between the two slits S1 S2 के बीच में जो था, capital D slits और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस था. तो जो स्मॉल डी है वो बहुत छोटा होना चाहिए. कैपिटल डी जो डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज मस्ट बी पॉइंट सोर्स. स्लिट शुड बी वेरी वेरी थिन, ओके, एंड डी शुड बी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द स्मॉल डी. ये 5 कंडीशंस हैं for obtaining the sustained interference apart from the coherent sources. Now, next thing, fringe width for the Young's double slit experiment. Width either for the bright fringe or for the dark fringe. In some books it may be represented as beta also, fringe width. So fringe width can be written as lambda d upon d. This was the fringe width for the either for the bright fringe or for the dark fringe. For both type of fringes, lambda d upon small d, where capital D was the distance from slit to screen. Small d was the distance between the two slits. Now, a point. If you will increase lambda, if lambda increases, अगर हम lambda बढ़ा देते हैं, instead of incidenting violet light, blue light, if you will incident red light, ठीक है, तो अगर आपने रेड लाइट को इंसिडेंट किया, लैम्डा बढ़ा दिया, लैम्डा बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी. दैट इज विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस either for the maximum or for the minimum, this will also increase. Fringe width बढ़ जाएगी. Number 2, if capital D increases, that is if the distance between the slit and the screen increases, ये बढ़ा दें, क्या होगा? D बढ़ाने से fringe width B, W will also increase. Directly proportional है. देखिए, तीसरी चीज़, अगर D जो है ये बढ़ा दें, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स ये बढ़ा दें, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज. देयर इज अ इनवर्स रिलेशन. ओके, कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. तो ये बात ध्यान रखिए. थर्ड थिंग, इंटेंसिटी मैक्सिमा, I मैक्सिमा कैन बी रिटन एज, सबसे पहले आप देखिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमा, इसके बाद हम इंटेंसिटी की बात करेंगे. ए मैक्सिमा कितना होता है स्टूडेंट्स? A1 + A2 जुड़ जाते हैं. जब पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 का हो तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमा A1 + A2 होगा. अब इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स?
A maxima square is equals to A1 plus A2 whole square. That is, this square of the amplitude can also be written as I maxima. I maxima is A1 plus A2 whole square. In the same way, what is I minima? I minima can be written as A1 minus A2 whole square. एम्पलीट्यूड होता है A1 माइनस A2, उसका स्क्वायर करिए, इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी होगी A1 माइनस A2 होल स्क्वायर. नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट condition about the interference is that if you will put the whole system of Young's double slit experiment in the water or in any liquid, किसी भी मीडियम में रख दें अदर देन द एयर, व्हाट विल हैपन? उस कंडीशन में क्या होगा? आपको पता है कि जो लैम्डा डैश है, लैम्डा डैश विल बी डिक्रीज्ड बाय द n टाइम्स. इट इज डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स लैम्डा अपॉन n. ओके, इन द सेम वे देयरफॉर बीट और द फ्रिंज width W of the fringes is also changed by the W upon n. n times वो उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी. W डैश जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी if you will dip the system, if the system is in liquid of refractive index n. ठीक है, तो जो उसकी फ्रिंज विड्थ है वो n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी. ध्यान रखिए, W डैश जो होगा न्यू फ्रिंज विड्थ होगी वो इंक्रीज करने से, मीडियम में रखने से फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन. First of all, write it down. Write it. Next, fifth condition, fifth conclusion rather you can say, if the width of the slit, if width of the slit is W, okay, if capital W rather, capital W is the width of slit, then remember students, the ratio of width of slits W1 upon W2 is always the ratio of square of the amplitude, that is A1 upon A2 whole square. okay? जो विड्थ का रेशियो होगा वो एम्पलीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा. लाइक दिस यू कैन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर. A1 A2 द टू एम्पलीट्यूड्स produced by the two sources, by the two slits having width W1 and W2. अब एक इस बात का ध्यान रखिए. नाउ नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव I1 and the ratio of I2. इंटेंसिटी, हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, केवल फर्स्ट वेव. तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी कितनी होती है? A1 स्क्वायर. सेकेंड वेव की इंटेंसिटी कितनी होती है? A2 स्क्वायर. तो इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी है वेव्स की. सुपरपोजिशन के बाद नहीं, सुपरपोजिशन के बाद तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. ओके, तो इनसे हमको क्या मिलता है? दिस इम्प्लाइज दैट विड्थ का जो रेशियो होगा W1 अपॉन W2 जो होगा, कैपिटल W1 अपॉन W2 इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज I1 अपॉन I2. देखिए राइट हैंड साइड बराबर है.
तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रिमेंबर, इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन है, इफ width of slits are in ratio 9:4। विड्थ का जो रेशियो है, स्लिट का जो विड्थ का रेशियो है वो है 9:4। व्हाट इज रेशियो ऑफ आई मैक्सिमा एंड आई मिनिमा। आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का क्या रेशियो होगा? अब यहाँ पर बात बच्चों हम आई मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। ओके, एम्पलीट्यूड मैक्सिमा अभी हमने बताया A1 प्लस A2, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? A1 प्लस A2 होल स्क्वायर फॉर आई मैक्सिमा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा इज आई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? A1 प्लस A2। इंटेंसिटी चाहिए है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। मिनिमा एम्पलीट्यूड होता है A1 माइनस A2, उसका इंटेंसिटी चाहिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो हमको यहाँ निकालना क्या है स्टूडेंट्स? आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो निकालना है। हमको यहाँ आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो निकालना है। उसके लिए हमें A1 और A2 चाहिए होंगे। A1 और A2 कैसे निकाला जाएगा स्टूडेंट्स? ये विड्थ का रेशियो दिया हुआ है, W1 अपॉन W2 दिया हुआ है 9:4, और यही रेशियो होता है एम्पलीट्यूड के, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड, दैट इज A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। देखें, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू A1, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज A1 अपॉन A2? नाउ अंडर रूट आ जाएगा, इस पर 3:2 आ जाएगा। दिस इज 3/2, और A1 इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ A2। A1 कितना निकला? 3/2 ऑफ A2। अब आप इस A1 को, इस हमको निकालना क्या है? आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज A1 इज 3/2 A2, 3/2 A2 प्लस A2 होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 3/2 A2 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये क्या निकलेगा? आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का रेशियो निकलेगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा, A2 यहाँ से बाहर आ जाएगा कॉमन, A2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/2 होल स्क्वायर, ओके, 3/2 प्लस 1 बचेगा, दैट इज़ 5/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 होल स्क्वायर, 3/2 माइनस 1, 1/2। यहाँ पर दिस कैन बी कैंसल्ड आउट, हमको मिलेगा 5/1 होल स्क्वायर, दैट इज़ 25:1 इज़ द रेशियो ऑफ आई मैक्सिमा एंड आई मिनिमा। तो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा का जो रेशियो है वो होगा 25/1, ठीक है। वन पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, अभी हमने क्या निकाला? इंटेंसिटी मैक्सिमा और इंटेंसिटी मिनिमा का रेशियो निकाला। अब मैं आपसे कहूँ कि केवल रेशियो निकालिए इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव। बी पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द I1 रेशियो I2 निकालिए। केवल
I1 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव, नॉट मैक्सिमा. I2 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड. इनका रेशियो कैसे निकाला जाएगा? दिस I1 upon I2 can be written as A1 upon A2 होल स्क्वायर. ठीक, A1 को 3/2 A2 रखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2 ऑफ A2 अपॉन A2 होल स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. कितना आएगा स्टूडेंट्स? 9:4 is the intensity of the first wave to the intensity of the second wave. याद रखिए, हम ये बोला कैसे जा रहा है, इंटेंसिटी का रेशियो है ऑफ द फर्स्ट वेव एंड द सेकेंड वेव. ये रेशियो किसका है? इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा. और ये होता कब है? आफ्टर सुपरपोजिशन के बाद. तो दिस इज द फिफ्थ कंडीशन. रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सिक्स्थ, the sixth important point is students, if monochromatic light is replaced by white light. अगर हम मोनोक्रोमेटिक को वाइट लाइट से रिप्लेस कर दें, है ना, उसकी जगह हमने वाइट लाइट डाली. अब वाइट लाइट में तो डिफरेंट कलर्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो रिमेंबर, हर कलर का अपना अपना इंटरफेरेंस होगा. एंड इट मीन्स द वाइट लाइट हैज़ वायलेट टू कहाँ से कहाँ तक है? रेड है. फ्रिंज विड्थ कैन बी रिटन एज लैम्डा डी अपॉन डी. जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी कम होगा, राइट? जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रिंज विड्थ भी कम होगा. तो आपको सेंट्रल पार्ट जो रहेगा, सेंट्रल पार्ट विल बी वाइट. और अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट, वायलेट से शुरू, जिसका वेवलेंथ कम उसकी फ्रिंज विड्थ कम, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, रेड की ज़्यादा, उसकी विड्थ ज़्यादा. मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रहेगी, उसके आसपास जो स्ट्रिप्स होंगी, जो फ्रिंजेस होंगी, वो वायलेट की होंगी, इंडिगो की होंगी, और सबसे लास्ट में जो फ्रिंजेस होंगी वो किसकी होंगी? रेड की होंगी. तो ये पूरा स्पेक्ट्रम आपको कलर्ड स्पेक्ट्रम दिखाई देगा. जो कलर होंगे वो एक दूसरे में मिक्स्ड होंगे. क्लियर स्पेक्ट्रम आपको नहीं, क्लियर फ्रिंजेस आपको नहीं दिखाई देंगी. कलर्स विल ओवरलैप ईच अदर, बट सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट फ्रिंज. Now, seventh important point regarding the conclusion of interference is that what is angular width of the fringe width? Angular width, or what is the angle subtended by the fringe, or you can say angular width. Angular width of fringe. एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज की एंगुलर विड्थ कितनी होगी? नाउ ड्यूरिंग द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे पास डायग्राम क्या था? दीज वर द टू स्लिट्स S1 एंड S2. इनके बीच का डिस्टेंस D था, राइट? दिस वॉज द स्क्रीन, जो कि कितने डिस्टेंस पर था? कैपिटल D डिस्टेंस पर था. ओके. कंडीशन यहाँ पर जो फ्रिंजेस बन रही थी वो इक्वल इंटेंसिटीज़ की थी, उनकी विड्थ भी सेम थी. ये सेंट्रल लाइन है स्टूडेंट्स,
फ्रिंजेस कैसी बन रही थी, देखिए लाइक दिस, अपर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में जाएं आपको इस तरह से फ्रिंजेस दिखाई देंगी। उनकी सबकी जो हाइट है वो कैसी होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी, हाइट सेम होगी। इनका डिस्टेंस भी वहाँ देखा आपने कितना था, हाउ मच वाज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, मैक्सिमा या मिनिमा का जो डिस्टेंस था वो था लैम्डा डी अपॉन डी। ओके, यही था। तो अगर हम, ये तो हो गया थिकनेस ऑफ दिस फ्रिंज, लैम्डा डी विड्थ ऑफ द फ्रिंज, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब हम एंगुलर विड्थ की बात करें। एंगुलर विड्थ का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये सेंटर पॉइंट था, दिस इज one line joins, this is another line join, then this will be the theta and this theta is the width of this maxima या उतना ही मिनिमा का होगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं, केवल हम बात कर रहे हैं कि इस फ्रिंज का, जिसका की थिकनेस कितना है, लैम्डा डी अपॉन डी है, जिसकी विड्थ डब्लू है, जिसकी विड्थ स्मॉल w है, वो कितना होगा आपको पता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज आर्क सबटेंडेड, w विड्थ ऑफ द फ्रिंज, सो थीटा दैट इज, दिस इज एंगुलर विड्थ and this angular width can be written as w upon capital D. Okay, this is arc portion and this is radius portion, capital D is the distance here, और W क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, देखिए लैम्डा डी अपॉन डी अपॉन कैपिटल डी, सेम ओवर हियर, दिस विल कैंसिल आउट, सो थीटा कैन बी रिटन एज लैम्डा अपॉन डी। दिस इज द एंगुलर विड्थ of a particular fringe, and whatever be the angular width of the bright fringe, same will be the angular width for the dark fringe also, क्योंकि तो सभी की thickness same होती है। So this is the expression for the angular width. Now eighth condition, if you will cover one slit, अगर आप एक स्लिट, इनमें से ये जो दो स्लिट्स आप देख रहे हैं, इफ वन स्लिट इज कवर्ड, देन व्हाट हैपन्स, हमने एक स्लिट को बंद कर दिया। अब आप बताइए, हमको सिर्फ एक स्लिट से वेव मिल रही है, दूसरी वेव हमारे पास नहीं है, क्या फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा? नो, टू वेव्स are required for the, minimum two waves are required for the superposition. So if you will close one slit, if one slit is covered or closed, then no interference will be obtained. उस कंडीशन में हमको कोई भी इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा if one slit is closed. Hence we studied here, students, about the interference. Now remember the questions based on it, based on the fringe width, the questions based on the part difference, phase difference. Our next topic is diffraction. It is also very important topic. So in the next video we will discuss about the diffraction of light.